मैं डॉक्टर राजीव अग्रवाल, सीनियर डायरेक्टर ब्रेस्ट सर्विसेज, मेदांता द मेडिसिटी हॉस्पिटल, गुड़गांव। आज हम एक ऐसे विषय पे बात करने जा रहे हैं जो ये बताता है कि ब्रेस्ट कैंसर में रिस्क किस किस को ज्यादा है। अक्सर जब हम पेशेंट को डायग्नोज करते हैं तो पेशेंट हमसे सवाल पूछता है कि डॉक्टर साहब, मेरी तो फैमिली में किसी को हुआ ही नहीं, मुझे कैसे हो गया। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि 90% पेशेंट्स, 90% पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी फैमिली में किसी को ब्रेस्ट कैंसर नहीं हुआ है। फैमिली में ये पहला कैंसर है और ये डिफाइन करना मुश्किल है कि इनको क्या रिस्क फैक्टर था। फिर भी कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर हैं जो थोड़ा सा जिनमें ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस ज्यादा है। सबसे पहले हम एज को लेते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ता है। मैं एग्जांपल ये दूं कि अगर कोई 20 से 30 साल की लेडी है तो उसको अगले 10 साल में अगर ब्रेस्ट कैंसर होने का रिस्क 1 है तो 70 साल की लेडी को अगले 10 साल में ब्रेस्ट कैंसर होने का रिस्क उससे 8 से 10 गुना ज्यादा है। हालांकि भारतवर्ष में चूंकि यंग पॉपुलेशन बहुत है तो हम लोग ब्रेस्ट कैंसर को यंग लोगों में भी ज्यादा देख रहे हैं। दूसरा एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है फैमिली हिस्ट्री। अगर किसी की फैमिली में ब्लड रिलेशन में लाइक हस्बैंड और वाइफ ब्लड रिलेशन नहीं है, बट अगर किसी की सिस्टर को, किसी की मदर को, किसी की बुआ को ब्रेस्ट कैंसर हुआ है तो उस पर्टिकुलर लेडी में ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है। अब वो रिस्क की क्वांटिफिकेशन इस बात पे है कि जो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव हैं उनको किस एज में ब्रेस्ट कैंसर हुआ, कितने फर्स्ट डिग्री ब्रेस्ट कैंसर रिलेटिव्स को ब्रेस्ट कैंसर हुआ, और ये भी इंपॉर्टेंट है कि किस तरह का ब्रेस्ट कैंसर हुआ, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर भी आज कई तरह का होता है। अगर सेकंड डिग्री रिलेटिव को है तो रिस्क कम होता है। अगर फर्स्ट डिग्री रिलेटिव जैसे माँ, सिस्टर को हुआ है तो ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क थोड़ा ज्यादा है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हम लोग कहते हैं जेनेटिक म्यूटेशन। ये केवल 5 से 10% केसेस में होता है और कुछ जीन्स का म्यूटेशन होता है जिसको हम कहते हैं, कॉमनली जो यूज जीन्स हैं वो हैं BRCA1 और BRCA2। ये ब्लड में या ट्यूमर में टेस्ट की जाती हैं। अगर इनमें से केवल एक जीन एबनॉर्मल है तो लाइफ टाइम रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर इस 40% के करीब होता है। अगर दोनों जीन्स में एबनॉर्मेलिटी है, BRCA1 और BRCA2 में, तो लाइफ टाइम रिस्क 70 से 85% तक हो सकता है। उसके अलावा ओवेरियन कैंसर का रिस्क होता है और दूसरे कुछ और कैंसर्स का भी रिस्क होता है। तीसरी चीज है हार्मोनल फैक्टर्स। हार्मोनल फैक्टर्स दो तरह से हम डिफाइन करते हैं, एक शरीर के अंदर के हार्मोनल फैक्टर्स और एक शरीर के बाहर के हार्मोनल फैक्टर्स। शरीर के अंदर के हार्मोनल फैक्टर्स का मतलब है कि अगर किसी को पीरियड्स बहुत जल्दी एज पे शुरू हो गए हों, जिसको हम लोग मेनार्की कहते हैं, और मीनोपॉज बहुत देर से हुआ हो, लाइक अगर किसी के पीरियड्स 12 साल पे शुरू हुए हैं और मीनोपॉज 55 पे हुआ है, और दूसरी किसी लेडी के पीरियड्स 14-15 पे शुरू हुए हैं और मीनोपॉज 45 पे हो गया हो, तो जो पहली लेडी है जिसके पीरियड्स 12 पे शुरू हुए और 55 पे मीनोपॉज हुआ, उसको ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है। बट इसका ये मतलब नहीं है कि इससे आप बहुत ज्यादा फियर करें और ओवर एंजाइटी करें। इसी तरह फर्स्ट फुल टर्म प्रेगनेंसी अगर 35 के बाद हुई है तो ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क थोड़ा ज्यादा है। ब्रेस्ट फीडिंग, हमेशा से ये बात हुई है कि ब्रेस्ट फीडिंग ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क को कम करती है। ये जो मैंने मेनार्की और मीनोपॉज की बात की, इसका मतलब ये है कि अगर किसी को लंबे समय तक ईस्ट्रोजन हार्मोन, जो एक फीमेल हार्मोन है, वो लंबे समय तक एक्सपोजर हो तो ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है। दूसरी चीज है एक्सोजीनस हार्मोन्स, कि बाहर से अगर कोई हार्मोन लेता है। पहले आज से करीब 20-25 साल पहले बहुत ट्रेंड चला था कि मीनोपॉज के आसपास मीनोपॉज के सिम्टम्स को कम करने के लिए लोग हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी लेते थे। इस शताब्दी के शुरू में एक स्टडी हुई थी वुमेन हेल्थ इनिशिएटिव की तरफ से, और उस स्टडी में ये पाया गया कि जो लोग लंबे समय तक हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी लेते हैं उनमें ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस बहुत ज्यादा हो गया, और इसलिए वो स्टडी इनफैक्ट बीच में कर्टेल कर दी गई थी, क्योंकि ये स्टडी पूरी होने से पहले ही प्रूव हो गया था कि हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी बहुत ही नुकसान की चीज है। इसके अलावा एक चीज होती है मैमोग्राफिक ब्रेस्ट डेंसिटी। एक्चुअली ब्रेस्ट टिश्यू में फैट भी होता है और फाइब्रस टिश्यू होता है, ब्रेस्ट टिश्यू होता है, तो इनका जो रेशो है वो मैमोग्राफी पे हम लोग उसको ब्रेस्ट डेंसिटी कहते हैं। मैं उसको यहाँ पे डिटेल में न जाके सिर्फ ये बताऊंगा कि अगर एज के हिसाब से किसी की ब्रेस्ट ज्यादा डेंस है मैमोग्राफी पे, तो उनको ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है।
इसके अलावा बहुत सी चीजें और भी हैं, जैसे जिन लेडीज के बच्चे बिल्कुल नहीं होते, नलीपेरस, उनको थोड़ा ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क ज्यादा होता है। टोबैको, अल्कोहल, इन सब चीजों को भी ब्रेस्ट कैंसर से जोड़ा गया है, लेकिन कोई डेफिनेट एविडेंस इस बात का नहीं है कि ये ब्रेस्ट कैंसर से जुड़े हुए हैं। ओबेसिटी, मोटापे को भी ब्रेस्ट कैंसर से जोड़ा गया है। हालांकि एक स्टडी में यह पाया गया कि प्री मेनोपॉजल लेडीज में मोटापा थोड़ा ब्रेस्ट कैंसर को प्रोटेक्ट करता है, जबकि पोस्ट मेनोपॉजल लेडीज में मोटापे से ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ता है। ये कुछ रिस्क फैक्टर हैं जिनके बारे में मैंने बताया। कुछ रिस्क फैक्टर में फ्यूचर रिस्क क्या है, कुछ ऑनलाइन मॉडल्स अवेलेबल हैं जिसमें अगर हम पेशेंट का डाटा भरते हैं तो हमको ये आइडिया मिलता है कि इसको अगले 10 साल में ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क कितना है। जो एक बहुत कॉमनली यूज्ड मॉडल है उसको हम लोग कहते हैं मॉडिफाइड गेल्स मॉडल। तो ये मैंने थोड़ा सा ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क फैक्टर्स के बारे में बात की, बट फिर मैं ये कहना चाहूँगा कि जिनको ये रिस्क फैक्टर्स हैं उनको ये ज़रूरी नहीं है कि उनको ब्रेस्ट कैंसर सबको हो, और ज़्यादातर ब्रेस्ट कैंसर में हम कोई भी रिस्क फैक्टर पता नहीं कर पाते हैं। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको अवेयर होना चाहिए, आपको सावधान होना चाहिए, लेकिन पैनिक या ओवर एंग्जाइटी नहीं होना चाहिए। धन्यवाद।